हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। सर एक मिनट, पिछले सेशन में आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे थे। हाँ भाई पढ़ा रहा था। उसमें तो अपन ने एपी खत्म किया था। हाँ भाई खत्म किया था। तो सर उसके बाद सीधे स्टैटिस्टिक्स पे कैसे आ गए, मतलब नींद वींद में हो गया? अरे मेरे भाई, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट एपी में भी आता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में तो आता ही है। ये तो बहुत सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बात पे आपके लिए जोरदार तालियां। लेकिन जो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है वो एपी में भी यूज होता है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना जरूरी है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप ब्रशअप कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी हेल्प हो सकती है, क्योंकि इस छोटे से कॉन्सेप्ट से 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल आ सकता है। स्वागत है आपका मैनेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैनेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको देता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करो, किसी भी वीडियो को कितनी बार देखो, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और न सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन या कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हम आपको करवाते हैं, सब कुछ निःशुल्क। हाँ, बस इतना है कि भैया अब एग्जाम जाके खुद ही को लिखना पड़ेगा पढ़ के, वो हम नहीं कर सकते हैं, उसका भी हमें लाइसेंस नहीं मिला है। चलिए, तो भैया आज का अपना टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन को अपन कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा अच्छे से समझाया जाता है, पर यहाँ पे जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो एपी के अंदर कुछ स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं जो कि अपन पढ़ते हैं थ्रू अर्थमेटिक मीन, उसको अपन यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आज का एजेंडा समझ में आ गया है ना? ज्यादा लंबा नहीं होगा इस सेशन, अपन मुश्किल से 1-1.5 घंटे में इसको निपटा देंगे और अपने अपने घर चलेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर ये एपी के अंदर कैसे आया वो भी समझने का प्रयास अपन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, गिवन 2 डिफरेंट नंबर्स ए एंड बी, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं 2 ही नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो आप 2, 4, 6, 8, 15, 20 जितनी भी संख्या हो उन सबका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, पर क्योंकि हम यहाँ पे इसको सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर के अंदर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 ही नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, तो उनके बीच में हम ए के रूप में ठीक है एक नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम किसके बीच में? ए और बी के बीच में। देखो यहाँ पे उन्होंने कैपिटल ए से लिखा है, आप इसको कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो कह रहा है कि 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर जब आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं या जब आप इंसर्ट करते हैं तो आप उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसे एएम कहा जाता है। तो ये अर्थमेटिक मीन किसका है? ए और बी का। तो 2 नंबर्स के बीच में आने वाली संख्या, एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच की सारी संख्याएं नहीं, 2 नंबर्स के एग्जैक्टली बीच में आने वाली संख्या को अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल। जैसे अगर आप देखेंगे स्टैट्स में जब हम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, तो 5 या 10 नंबर्स का जो हमारा ऑब्जर्वेशंस का सेट है उसमें जो बीच वाली वैल्यू है उसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हम पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि एपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो 2 नंबर्स के बीच में, एग्जैक्टली बीच में इंसर्ट की गई संख्या, इंसर्ट किया गया नंबर, ठीक है, जिसमें या जिसके कारण जो हमारे ये जो 3 अब नंबर्स हो गए हैं वो एपी का रूप ले लेते हैं, उसे आप अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो क्योंकि परिभाषा में एपी आ गया तो इसलिए इसको एपी के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। फिर से समझना एक बार, ठीक है। आपके पास 2 नंबर्स थे ए और बी, आपने उसके एग्जैक्टली मिडिल में एक तीसरा नंबर बैठाया कैपिटल ए, कुछ इस प्रकार कि इन तीनों संख्याओं को जब हम देख रहे हैं तो वो एक एपी का प्रतिबिंब दिख रहा है, उसमें एपी की झलक आपको दिख रही है। तो इस मिडिल वाले नंबर को जिसको आपने इंसर्ट किया उसे आप अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यदि 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में है तो
उसके मिडिल वाले नंबर को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, ए और बी का। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। और यहां पे देखो क्या लिखा है, सिंस ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, तो आपके अर्थमेटिक मीन में से पहली टर्म माइनस करना और तीसरी टर्म में से अर्थमेटिक मीन को माइनस करने पे जो रिजल्ट आता है वो आपस में बराबर आता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि ये जो है ये तो बेसिक एपी का कॉन्सेप्ट ही है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी गैप कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपने एक नंबर घुसाया, नंबर इंसर्ट किया, कुछ इस प्रकार की गैप कंसिस्टेंट हो गया, और अब जो तीन नंबर्स हैं वो एक एपी का रूप ले रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए एक और फॉर्मूला दिया है कि भैया अर्थमेटिक मीन का कैसे कैलकुलेशन होता है। तो अर्थमेटिक मीन होता है हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि सम डिवाइड बाय नंबर, जो कि हम नॉर्मली भी अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला में करते हैं। सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ संख्या कितनी? 2। ठीक है, चलिए तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कैसा लिखा आपने? a प्लस बी बाय 2। इज दिस क्लियर? तो अगर हमें कोई दो संख्याएं दी हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि वो a प्लस बी बाय 2 के बराबर होगा, जिसको आप एवरेज भी बोल सकते हो, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो। In a similar way, we can insert as many numbers as we like between two given numbers a and b such that the resulting sequence is an AP। अब ये क्या कह रहे हैं? ये तो आपने एक नंबर रखा, बीच में इंसर्ट किया, आप इससे ज्यादा नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करके। सर मतलब जैसे मान लो आपके पास a और b है, आपने बीच में a को इंसर्ट किया, फिर आप इन दोनों के साथ डील करके यहां पे एक नंबर इंसर्ट कर सकते हो और यहां पे एक नंबर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इन दोनों के साथ डील करके यहां पे एक नंबर इंसर्ट कर सकते हो, इन दोनों के साथ डील करके यहां पे, इन दोनों के साथ डील करके यहां पे, और इन दोनों के साथ डील करके यहां पे और नंबर्स इंसर्ट, ऐसे पूरी प्रथा चलती जाएगी और आपको एपीज मिलती जाएंगी अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए अब यहां देखिए, लेट a1 a2 a3 an बी नंबर्स बिटवीन a एंड b सच दैट a1 a2 a3 an इज एन एपी। तो ये आपने ऐसे कुछ दो नंबर्स के बीच में कुछ और नंबर्स लिखे इन सच अ वे दैट कि ये सारे नंबर्स एक एपी बना रहे हैं, तो इन सारे नंबर्स को आप अर्थमेटिक मीन कहेंगे। किसका? a और b के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो जो भी नंबर्स बीच में आएंगे सबको आप क्या कहोगे? अर्थमेटिक मीन्स कहोगे। ठीक है, टू फाइंड a1 a2, अगर आपको ऐसे अर्थमेटिक मीन निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? आप a और b के बीच में जो भी आपके टर्म्स होंगे उनको जब आपको निकालना हो तो d हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब इनके बीच का गैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और जो b है वो n प्लस 2th टर्म होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस सबसे लास्ट में लिखा है कि b इज द n प्लस 2th टर्म है। सर ये कैसे? देखो यहां पे 1 से लेकर n तक तो यही निपट गए। ठीक है, एक पहले यहां पे है तो इसको आपने कहा n प्लस 1, एक उधर है तो ये हो जाएगा n प्लस 2। ये मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप अगर ऐसे देखोगे तो ये n प्लस 2th टर्म है b, और ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए होंगे, तो इस सेंटेंस को याद करके, इस कॉन्सेप्ट को आप याद करके अपना आंसर वहां पे बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे थोड़ा और कैलकुलेशन दिया है। आपको क्या बोला है कि b इज इक्वल्स टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1, ये जो अपना an का फॉर्मूला होता है उसको यूज करके इन्होंने यहाँ पे an के लिए हमारे पास एक ट्रिक दी है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस एन डी। ठीक है, विच इज a प्लस बी एन अपॉन n प्लस 1। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो इसको आपको याद रखना है हमेशा, इसको आपको कोशिश करना है कि आप न भूलें। चलिए अब यहां देखो, ऑल्सो नो दैट सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन्स, जब आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो भी इन्होंने यहां लिख के दिया है। खैर ये चीजें आपको याद न भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इन सबको आप इजीली पता लगा सकते हैं थ्रू वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ an और sn जो कि आपने यूज किए।
जैसे यहाँ पे आप ये जो देखोगे ये फर्स्ट टर्म का जो फॉर्मूला है ये आप कहाँ से लाते हो, ये आपका an का फॉर्मूला हो सकता है, लास्ट टर्म आप लाओगे वो भी आपका an का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे जो कि आपको अलग से समझना पड़े, सब चीजें बहुत बेसिक हैं, सिंपल हैं और इजीली आपके द्वारा की जा सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है देखो जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। सबसे पहला, यदि एक एपी में n टर्म्स हैं तो सम ऑफ दोज n टर्म्स इज इक्वल टू n इनटू मिडिल टर्म, ठीक है, इफ n इज ऑड। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि किसी एपी में n टर्म्स हैं, ठीक है, अब देखो n टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन हो सकती हैं या तो ऑड हो सकती हैं। तो भाई यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो आप बोलोगे n इंटू मिडिल टर्म, तो आप मिडिल टर्म फाइंड करोगे फिर उसमें n से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उस केस में पहले आप दी गई एपी का अर्थमेटिक मीन निकालोगे, या फिर एक काम करोगे जो मिडिल टर्म्स है ना दो, क्योंकि देखो ऑड वाले में तो आसान है मिडिल टर्म निकालना, ठीक है, कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी। इवन वाले केस में आपको कई बार मिडिल टर्म या हर बार रादर मिडिल टर्म नहीं मिलेगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको बेसिकली दो ऐसी टर्म्स मिलेंगी जिनके बीच में मिडिल टर्म होगा, ठीक है, तो आप उन दो मिडिल टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपको एपी के n टर्म्स का सम बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है ये मामला, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गए, क्योंकि जब तक सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक कि नहीं। पहला सवाल, आपको 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। क्या करने हैं भैया, इंसर्ट करने, कितने, 6, किसके बीच में, 2 और 16 के बीच में। ऑल्सो प्रूव देयर सम इज 6 टाइम्स द AM बिटवीन 2 and 16। देखो अब यहां पे सवाल आप समझो अच्छे से। सबसे पहली बात तो आपको बोला है कि 2 और 16 यानी 2 and 16 के बीच में आपको क्या करने हैं, आपको AMs लिखने हैं, कितने, 6। अब जो हमने AM का फॉर्मूला पढ़ा है उसमें होता है भैया 2 + 16 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको AM मिल जाएगा। वो तो एक AM मिलेगा ना, एग्जैक्टली बीच वाला। आपको इनके बीच में 6 AM डालने, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, तो देखो यहां पे समझो, 6 डालने, तो यहां पे आपने लिखा A1 A2 A3 राइट, फिर आप कहोगे A4, फिर आप लिखोगे A5 और एक आ गया A6, ठीक है। अब यहां समझना, ये जो आपने AMs बीच में इंसर्ट किए हैं इनका जो आप कह सकते हो ना कि टोटल कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग वो क्या है कि अब ये जो पूरी टर्म्स हैं जिनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 8 के 8 टर्म्स अब एपी में हैं, ठीक है, जिसमें ये जो आपकी 16 होगी ना, ये कौन सी टर्म होगी, ये कौन सी टर्म होगी, ये होगी आपकी 8th टर्म, क्योंकि 6 ये हो गई, एक पहले वाली 7 और वो हो गई 8वीं टर्म। और यहीं से हम अपना फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इन अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड करने का। अब यहां समझना, ठीक है, आपका an हो जाएगा 16, आपका n हो जाएगा कितना, n हो जाएगा 8, आपका a हो जाएगा 2। तो अब यहां पे लिखोगे हेयर an यानी लास्ट टर्म है आपकी 16, n की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 2। तो अब यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे यूज करोगे फॉर्मूला, कौन सा, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया, तो सर हमें यहां पे मिलेगा कि भैया 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 - 1 इज 7 और डी मुझे अभी पता करना है, तो 16 - 2 करूंगा मैं और यहां लिखूंगा 7d, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 7 इज द वैल्यू ऑफ डी, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब अगर डी की वैल्यू 2 है तो क्या यहाँ पे जो 6 AMs मुझे बताने हैं, अर्थमेटिक मीन मुझे बताने हैं, क्या वो मैं बता पाऊंगा, बिल्कुल सर। डी की वैल्यू 2 है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, +2 करके 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 14 और लास्ट में आ जाएगा 16,
ठीक है। तो यहां पे आपने 1 2 3 4 5 6 एएम्स 2 और 16 के बीच में बैठा दिए। ये क्लियर हो गया जी। कैसे किया आपने वो भी क्लियर हो गया। हाँ जी सर, इसमें वो a प्लस बी बाई 2 वाला लॉजिक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही टर्म की बात होती है। यहाँ पे आपको 6 एएम्स बिठाने हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। देन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो प्रूव दैट द सम ऑफ दैट द सम किसका, एएम का सम, ठीक है, इज 6 टाइम्स द एएम बिटवीन 2 and 16। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब एएम बिटवीन 2 and 16 कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पे लिखोगे एएम बिटवीन 2 and 16। कैसे निकालते हैं हम एएम, तो सर वो फॉर्मूला है हमारे प्लस 2 + 16 डिवाइड बाय 2, जो कि सॉल्व करने पे आएगा 9 के बराबर। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 और 16 का एएम। अब जरा इनका सम देख लो। ठीक है, तो अब आप यहां पर करोगे, यहां पे नाउ we would calculate, हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, किसका, सम ऑफ एएम्स। ठीक है, अब जो आपके एएम्स हैं वो भी एपी में है। देखो आप दो तरीके कर सकते हो, या तो इन सबको अपने आप ही ऐड करके लिख दो कि भैया सम ऑफ द एएम्स इज इक्वल टू दिस, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे ही ऐड करूं, देखो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 यहाँ पे हो जाएगा 30, 30 और ये हो जाएगा यहाँ पे 30 और 40 और ये हो जाएगा 54। तो आपका सम ऑफ एंड कितना आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ एएम्स, क्योंकि 6 ही है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ठीक है, सम ऑफ एएम्स इज इक्वल टू कितना आया, 54 आया, राइट। ठीक है, अब आप इसको देखो क्या लिखोगे, नाउ सम ऑफ एएम्स को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 6 × 54, 6 × 9, क्योंकि 54 कैसे बनता है, 6 × 9 से। एंड व्हाट इज 9, तो भैया जो ये 9 है ये है भैया आपका एएम बिटवीन, तो ये हो जाएगा 6 × एएम बिटवीन 2 and 16। ठीक है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो मैंने बिटवीन को शॉर्ट में लिखा है, 2 and 16 के बीच वाला एएम। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था कि एएम का जो आपका एएम आएगा वो उसका 6 टाइम्स है आपके इन सारे एएम्स का सम। तो अगर मुझे बिटवीन 2 नंबर्स पूछेगा तो मैं ये वाली ट्रिक यूज करूंगा, और अगर मुझे बिटवीन ये दो नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि भैया अर्थमेटिक मीन्स पता लगा दो, तो मैं कुछ इस पैटर्न से आगे बढ़ूंगा। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए स्क्रीन को हम साफ करेंगे, प्रश्न हमारा इजीली हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means have been inserted in such a way that ratio of 7th and m minus 1th means is 5:9। फाइंड am। चलो ये कह रहे हैं कि भैया 1 और 31 के बीच में, ठीक है, कितने am लगाए गए हैं, आपने कहा m am's। ठीक है, तो मतलब आप यहां पे लिखोगे भैया a1 a2 a3 and so on till am। ठीक है, ये कितने भैया, ये आपके सारे एएम्स उन्होंने बीच में फिट किए हैं। ठीक है, अब ये आपसे कह रहे हैं कि सेवेंथ वाले का और m-1th का। सेवेंथ वाले का मतलब यहां पे आप जाओगे तो a7, ठीक है, और इधर पे आ जाएगा नीचे am-1। इनका रेशियो आपको कितना दिया है, तो भैया इनका रेशियो आपको दिया है 5:9। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये जो अपने एएम्स आपने बैठाए हैं, क्या ये एक एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। तो ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे हम एपी के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने पिछली बार एएन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो उसको अगर हम अब की बार भी यूज करने की कोशिश करें कि डी की वैल्यू पता लगा सकें तो शायद हमारा कुछ काम हो जाए, पर लेकिन उस केस में भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, मतलब अभी तो फिलहाल हमें नहीं पता है ना, वो पता होता तो हम कर लेते। लेकिन एक बात समझो, ठीक है, ये a1 जो है ना, इसको मैं 1 + d लिख दूं, जो भी कॉमन डिफरेंस है अपना वो है ना भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा तो मैंने वो लिख दिया। a2 को हम लिख रहे हैं कितना, तो a2 को हम लिख रहे हैं 1 + कितना d,
तो ये हो जाएगा 2D, राइट। ये बात बिल्कुल सही है, हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे तो 2D कहाँ से है, तो एक D ये रहा, दूसरा D यहाँ पे 2D आया, इसलिए इधर पे आ जाएगा 3D, ठीक है। तो आपने लिखा 1 + 3D, है ना। ऐसे तो आगे बढ़ रहा है कारवा। तो अब आपको ही पूछेगा आपसे A7 क्या है, तो A7 आप बोलोगे 1 + 7D, ठीक है। कोई अगर m-1 के लिए पूछेगा तो AM-1 कितना हो जाएगा, तो सर AM-1 हो जाएगा 1 + m-1 × D, ठीक है ना। अब क्या हम ये जो हमें दो वैल्यूज मिली हैं, ठीक है, इनको उसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। और अगर आप ऐसे ही देखो तो 31 क्या होगा, बेसिकली 31 होगा A + M + 1D, ठीक है। तो उतना आपको वो ध्यान थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा कि वो अगर आगे कहीं काम आता है तो उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इनको इसकी जगह पे रखूं तो आपने लिखा यहाँ पे 1 + कितना बोला अपन ने भैया 7D अपॉन 1 + कितना बोला आपने कहा m-1 × D इज इक्वल टू 5/9। देखो अभी भी मेरे पास ना D और M दो अननोन क्वांटिटी है, अगर दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है तो मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ये जो मेरा 31 था ना इसको जरा यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यही अगर मैं आगे चलाऊं तो मैं कहूंगा भैया 31 इज इक्वल टू 1 + M + 1 × D, ठीक है ना। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, माइनस माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि भैया 30 इज इक्वल टू DM - D, DM + D सॉरी, क्योंकि D मल्टीप्लाई होगा तो अभी मैंने इसको यहीं पे रखा है ना। तो यहां से अपन आ गए इस वाले की तरफ, इसको भी अपन ने ज्यादा कुछ छेड़ा नहीं। अब अपन इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, सर मुझे मिलेगा 9 प्लस कितना होगा 7 9 63D, है ना। 9 1 9 7 9 63, 5 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 5 + 5DM, ठीक है, -5D, ऐसा ही कुछ होगा ना, ठीक है। चलिए अपन लिख दिया। अब इसको देखो क्या करोगे आप, देखो जितना सिंप्लीफाई जितना सॉल्व अपन कर सकते हैं उतना अपन करेंगे, इस बात की अपन को कोई वो दिक्कत तो है नहीं, है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से एक बार। पहली बात तो मैंने 5 को यहाँ भेज दिया तो 9 में से 5 घटाया, ठीक है, और मैं लगे हाथ ये 5 को भी यहीं भेज रहा हूँ। तो ये जो कौन सा D के साथ वाला है, ये 5 तो अकेले वाला था भाई, वो अकेले आया। ये +5D इज इक्वल टू 5DM यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 63 + 5, 5 और 3 8, 68D इज इक्वल्स टू 5DM। अब देखो यहाँ पे आपको DM कहीं और दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सर इसको अगर मैं लिखूं तो इसको भी मैं 30 - D तो लिख ही सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, देश आजाद है, क्यों नहीं लिख सकते हो। तो आपको यहां से DM की वैल्यू उठानी है और वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां पे आपने लिखा 1 और यहां पे आपने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। क्या लिखा आपने भाई, आपने लिखा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ DM फ्रॉम 1। ये वो DM नहीं है भैया जो अपन खेलते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, इससे मत कंफ्यूज कर लेना। चलो तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपके पास बच रहा है 4 + 68D इज इक्वल टू 5 × अंदर कितना भैया 30 - D। देखो जटिल लग रहा है आपको, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर इसी को अपन कंटिन्यू करें, वो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो भैया मेरे पास बच रहा है सबसे पहले तो 4 + 68D, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना था, वहां पे 30 था ना, तो 5 3 = 15, तो ये जाएगा 150 माइनस कितना था भैया, कितना D था एक बार चेक करो, तो 150 - 5D, है ना, बस -5D। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, 68D प्लस हो जाएगा 5D, माइनस के बाद साइड चेंज करेगा तो प्लस, और ये हो जाएगा 150 - 4, क्योंकि +4 है, साइड चेंज करेगा तो -4,
68 और 5 करोगे तो हो जाएगा 73D, ठीक है, और 150 माइनस 4 करोगे तो हो जाएगा 146। एकदम सिंपल गणित की D की वैल्यू आएगी 146 डिवाइड बाय 73 यानी कि 2। क्या हमें D की वैल्यू निकालनी थी? नहीं सर, सवाल पे अगर हम वापस आए तो हमें तो M निकालना था। अब M कहां से निकलेगा? D की वैल्यू आ गई तो फिर DM निकालना कौन सी बड़ी बात है, यही तो रखना है बस, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी अब हम उसमें रखेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास भैया कितनी, रंग चेंज कर देते आपकी सहायता के लिए। तो इक्वेशन थी अपने पास 30 माइनस DM इज इक्वल टू D, ऐसे ही कुछ था नहीं, नहीं सर 30 माइनस D इक्वल टू DM था, 30 माइनस D इक्वल टू DM। चलिए, तो 30 में से आपने 2 घटाया क्योंकि D की वैल्यू थी 2, और इधर लिखा आपने 2M, D की जगह पे 2 रिप्लेस किया। 30 माइनस 2 इज 28 इक्वल्स टू 2M। 2 आया डिवीजन में भैया तो 28/2 यानी कि कितना सर 14। वेरी गुड, तो आपका आंसर आया M की वैल्यू है 14। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में आया, लेकिन आप 11वीं में आ चुके हो तो इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा जीवन में। आपकी सहायता के लिए एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ पीछे आके। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें यह बताया गया कि भैया 1 और 31 के बीच में आपके M अर्थमेटिक मीन है। संख्या एग्जैक्टली बताने के, सिर्फ M एक नंबर दिया गया था, ठीक है। हमने फिर इसको ब्रेक किया। कैसे? हमने ये समझा कि भैया देखो जितने अर्थमेटिक मीन होंगे चाहे कितने भी लगा लो, वो जो पूरा सीक्वेंस होगा वो एक AP बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन का ये क्या मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है कि वो जब भी लगता है तो कुछ उस पैटर्न में लगता है कि पूरी जो आपका सीक्वेंस होता है वो AP ही रहता है। तो फिर मैंने देखा भैया AP में सबसे पहले क्या याद में आता है आपके, D आता है, कॉमन डिफरेंस। तो हमने वो पैटर्न फॉलो किया कि A1 को लाने के लिए 1 प्लस D करना पड़ेगा, A2 को लाने के लिए 1 प्लस 2D करना पड़ेगा, ऐसे ही करते करते A7 को लाने के लिए 1 प्लस 7D करना पड़ेगा, और AM-1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके बारे में, उसको लाने के लिए 1 प्लस M-1D करना पड़ेगा। ऐसे ही 31 के लिए जो कि लास्ट है अपना, 1 प्लस M+1D करना पड़ेगा। M+1 क्यों? क्योंकि यहीं तक तो M हो गया, उसमें एक ज्यादा तो M+1, इसलिए, ठीक है ना। और क्योंकि हमने यहीं से कंटिन्यू किया है तो वो ऐसी पैटर्न में चलता रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वैसे अगर आप देखोगे 1 से लेकर तो वो M+2th टर्म है, पर हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 31 माइनस 1 करके हमने निकाला कि भैया कि DM की या D की कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है जिसको हमने दिए हुए रेशियो में पुट करके अपना फाइनल उत्तर बताया कि D की वैल्यू आ रही है 2 और M की वैल्यू आ रही है 14। 14 टर्म्स हैं, वो 14 AMs हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। चलिए, एक जादुई बटन का इस्तेमाल और हमारी स्क्रीन भी चेंज हो गई, मतलब क्लियर भी हो गई और सवाल भी बदल गया। एग्जाम्पल 3 है अब हमारे समक्ष, ठीक है। यदि A है, A और B, A है, ये कैपिटल A है, किसका? इनके दोनों के बीच का AM, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको हम निकाल लेते, तो हमारे हिसाब से A वुड बी इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा कैप स्मॉल a प्लस स्मॉल b होल डिवाइड बाय 2। अब ये जो वैल्यू मिली इसको हम हमारे प्रूव दैट में या शो दैट में रख लेते हैं। तो उसके साथ सबसे पहले ये वाला A रिप्लेस होगा, तो वहां पे आप लिखोगे A प्लस बी बाय 2, ठीक है। उसके बाद आप उसमें प्लस कर रहे हैं 2A, कोई आपत्ति नहीं है, होल डिवाइड बाय, नीचे है A माइनस बी, तो देखो A प्लस बी होल डिवाइड बाय 2 माइनस बी। अच्छा, एक चीज जो आप सबको ध्यान रखनी है कि कहाँ कैपिटल है और कहाँ स्मॉल है, उसके हिसाब से आपका पूरा ये कैलकुलेशन चलेगा। अगर आपने हल्की सी भी उसमें गलती कर दी तो भैया फिर आपका पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा और आपको टीचर कुछ भी अंक नहीं दे पाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे है A प्लस 2B, A मतलब ये हो जाएगा A प्लस बी होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस 2B अपॉन 1। क्योंकि देखो मेरे को फ्रैक्शन को ऐड करना है तो मैं पहले से ही थोड़ा सा केयरफुल होके चल रहा हूँ, है ना, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं डिवीजन में कोई फ्रैक्शन मिस ना हो जाए, वरना बहुत बार हम क्या करते हैं सीधे सीधे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो कहाँ माइनस है उसका भी ध्यान रखना, है ना, वरना गलती हो जाएगी। चलो एलसीएम क्या आएगा सबका, सर 2 आएगा, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 सब में होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 करने के बाद, तो ये जाएगा देखो A प्लस बी प्लस 2 2 ज़ा 4A होल डिवाइड बाय 2, ये इधर का एलसीएम, ठीक है। नीचे वाले का इसका डिनोमिनेटर का तो A प्लस बी माइनस 2B होल डिवाइड बाय 2, ये नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है।
इधर पे आप करोगे प्लस करने के बाद तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 2 ज़ा 4b। ठीक है, ध्यान रखना भैया कहाँ 4 है कहाँ 2 है, होल डिवाइड बाय 2, एंड इसको फिर आप फर्दर डिवाइड कर रहे हो किससे, यहाँ पे भी आपका एलसीएम होगा a प्लस बी माइनस 2a होल डिवाइड बाय 2। अब देखो गणित में डिवीजन में एक नियम होता है, एक रूल होता है कि अगर आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और एक ही डिनोमिनेटर, ये नहीं 3 4 हो सबको कैंसिल कर दे, नहीं, एक से एक फाइनल वाला। ठीक है ना। अब अपन ऊपर वाले पार्ट को कंटिन्यू करें, देखो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। a प्लस 4a तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5a। ठीक है भैया, फेयर इनफ, प्लस b, ठीक है ये भी हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे आप देखोगे a माइनस b होगा, है ना। क्यों भैया माइनस b, क्यों, क्योंकि b माइनस 2b है, माइनस 2b बड़ा है, नेगेटिव है तो वही साइन रहेगा। इधर पे आप कहोगे प्लस, बीच में प्लस का साइन है ना, हाँ जी सर, a प्लस 4 और एक ये हो जाएगा 5b होल डिवाइड बाय कितना, तो सर नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा a प्लस बी, लेकिन माइनस 2 है तो आप लिखोगे यहाँ पे कि ये है b माइनस a। ठीक है ना, b पॉजिटिव a नेगेटिव। अब देखो अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप और कर ले, आपके लिए काम कितना आसान हो जाएगा, जो कि हम में से बहुत लोग कई बार जिसमें गलती करते हैं। ये मैं एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, जिससे कि इजी हो जाए मेरा काम। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आ रहा है इस वाले पार्ट के डिनोमिनेटर में, मैंने लेना है माइनस साइन कॉमन। अब जब मैं -1 या माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो जो a नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, जो b पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो -1 है ये फ्रैक्शन का है तो ये इस प्लस के पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, तो 5a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो जो बीच में प्लस है वो प्लस माइनस के साथ होके माइनस बन जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा a प्लस 5b। ठीक है, होल डिवाइड बाय कितना सर, होल डिवाइड बाय a माइनस बी। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, कर तो दिया अपन ने, लेकिन देखो एक एडवांटेज, दोनों का बेस सेम हो गया तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान। तो 5a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, माइनस a प्लस 5b दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, होल डिवाइड बाय नीचे आ गया a माइनस बी। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट जिसके आगे माइनस साइन है वो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो 5a प्लस बी माइनस a माइनस 5b, और ये अभी भी डिवाइड हो रहा है किससे, ये अभी भी डिवाइड हो रहा है भैया उसी a माइनस बी से। अब देखो हाथी हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। 5a माइनस a करोगे आपको मिलेगा 4a। ठीक है, b माइनस 5b करोगे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 4b होल डिवाइड बाय a माइनस बी। अब क्योंकि दोनों के पास 4 है तो आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a माइनस बी, नीचे पहले से है a माइनस बी, कैंसल होके वो हो जाएगा 4 विच इज योर r ते h ते s। ठीक है, गुड टू गो। इन केस सम ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके बाद ये वाला स्टेप है और ये अलग हिस्सा है। ठीक है ना, चलो क्लियर है ये, हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलो वहां के बाद ये ऊपर देख लेना, अगर इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फटाफट हो गया। यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं था। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लेबोरियस होते हैं, इन सेंस सिर्फ करते जाना है, कोई ऐसा ट्रिकी एस्पेक्ट नहीं होता है। तो ये सवाल 90% ऑफ द हिस्सा इज दैट ओनली। सिर्फ यहाँ पे जो एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट आया, माइनस साइन कॉमन लेके फिर डिनोमिनेटर लेने का, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हिस्सा था, बाकी तो आपके लिए सरल कार्य था मेरे हिसाब से, है कि नहीं। चलो स्क्रीन क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये कह रहे हैं कि यदि a1 और a2 दो am हैं a और b के बीच में, तो आपको ये सारी चीजें प्रूव करनी है। देखो सबसे पहले तो जो अंग्रेजी में लिखा उसको गणित की भाषा में लिखते हैं। तो गणित की भाषा में कैसे लिखा जाएगा इसी सेंटेंस को, तो सर आप लिखोगे कि a फिर a1 फिर a2 और b, ये 4 आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, वैसे तो ये 4 हैं पर एक बार में 3 को कंसिडर कर रहा हूं। अगर मैं इन तीनों को कंसिडर करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ a1 इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकता हूं क्या
AM के लॉजिक के हिसाब से कि A1 इज इक्वल टू A प्लस A2 होल डिवाइड बाय 2, या फिर ट्वाइस ऑफ A1 इज इक्वल टू A प्लस A2, या फिर ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 या माइनस A2 रादर इज इक्वल टू A। क्या ऐसे लिखना ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तो एक तरफ हो गया। दूसरी ओर अगर मैं इन तीनों को कंसिडर करूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो सर उस केस में हो जाएगा कि A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस B बाई 2, राइट? हाँ जी सर। तो आपने लिखा 2A1 इक्वल्स टू A1 प्लस B, तो आपने लिखा यहाँ पे 2A2 क्योंकि A2 है ना यहाँ पे, तो 2A2 माइनस A1 इज इक्वल टू B। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे भैया सवाल में A और B की वैल्यू चाहिए थी, उनको ऐड करना है। तो अब जो दो इक्वेशन मुझे मिली हैं, अब मैं इनको ऐड करूंगा, ठीक है। तो आपने लिखा है यहाँ पे एडिंग व्हाट? एडिंग 1 and 2 वी गेट। चलो ऐड करो। तो भैया एडिशन का रूल क्या होता है? LHS के साइड LHS, RHS के साइड RHS। तो जब आप ऐड करोगे तो आप लिखोगे 2A1 माइनस A2 प्लस 2A2 माइनस A1, ये आपने LHS में LHS ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन का, इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। अब आपने सॉल्व किया, 2A1 माइनस A1 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? A1 बचेगा, और ये 2A2 माइनस A2 करोगे तो आपके पास बचेगा प्लस A2 इक्वल्स टू A प्लस B। देखो गणित में ना या मैथ में अपन कहें तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि जब तक कोई एक इंसान एक बार कर ना दे तब तक आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। अब जैसे मैंने ये आपके सामने एक बार कर दिया, अब आप इस तरीके के बहुत सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो सेकंड पार्ट है वो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इतना समझ लिया तो। उसमें क्या होगा? उसमें जहां पे हमने एडिशन किया सिर्फ वहां पे एक चेंज आएगा कि मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है। जब आप 1 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको जो रिजल्ट मिल रहा है आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। खुद ट्राई कर लो एक बार, चाहिए तो देखो मल्टीप्लाई करो। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो देखो आपने कहा 1 and 2 को, तो भैया LHS से मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2, दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ ट्वाइस ऑफ A2 माइनस A1, विच इज एग्जैक्टली LHS ऑफ द 1 and 2 इक्वेशन, और यहां पे आ जाएगा A into B, ठीक है। तो यहां तक सेम चलेगा सेकंड वाले में, उसके बाद ये लाइन आ जाएगी। कहां तक सेम चलेगा भैया? ये इक्वेशंस के मिलने तक। उसके बाद जैसे यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करके अपना आंसर बताओगे, बस क्लियर है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, होगी तो आपको बता देंगे, बिल्कुल बताना भैया। इसी के साथ अपन करते हैं स्क्रीन को क्लियर, अपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे समाप्त होते हैं प्रोबेबली, और सेशन खत्म नहीं हो रहा भैया। अभी क्या, कहाँ जा रहे हो? बैठो, अभी तो अपन को एक्सरसाइज भी शुरू करनी, लेकिन 5वां एग्जाम्पल भी है, देख रहे हो? आई थिंक 5वां, उसके बाद एक्सरसाइज है। चलो, फाइंड n सो दैट a to the power n plus b to the power n divided by a n minus 1 plus b n minus 1 may be the am between a and b। चलिए देखो, ज्यादा कुछ अपन को पता है नहीं, अपन को सिर्फ ये पता है कि जब a और b के बीच में am पूछोगे आप, तो am को हम लिखेंगे a प्लस b अपॉन 2। ये तो हमने am का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। बट ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका AM है वो यहां दिया हो। तो भैया देखो, बिना कुछ भी सोचे समझे तो हम नहीं बोल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को कंपैरिजन करके ही लिखना पड़ेगा, अन्यथा तो हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे, है ना। ऐसे अगर हम रैंडमली कुछ भी चीजें कहीं भी बोलते जाएंगे तो हमारा तो फिर बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ आप क्या करेंगे इसमें। चलो, इनके दिए हुए AM को मैंने हमारे जो हमने सीखा है उस वाले AM के बराबर लिख देना है। तो A पावर n प्लस B पावर n होल डिवाइड बाय, यहाँ पे नीचे आएगा A की पावर n माइनस 1
प्लस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, ऐसे कुछ होगा। हाँ जी सर, थोड़ा अच्छे से लिखो इसको भैया, अच्छी हैंड राइटिंग के नंबर मिलते हैं। n माइनस वन इज इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल टू 2। ये इन्होंने फॉर्मूला में दिया था ये हमने पता लगाया फॉर्मूला, सॉरी इन्होंने क्वेश्चन में दिया था, ये हमने पता लगाया फॉर्मूला से। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे 2an प्लस 2 इंटू बी पावर n। अब ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि अब बहुत खतरनाक मल्टीप्लीकेशन है तो पहले तो मैं लिख लेता हूं कि मुझे a प्लस बी को गुणा करना है किससे, a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन से। अच्छा, इसको गुणा करने का नियम क्या है भैया, नियम बहुत सरल है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर से कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आएगी तो ब्रैकेट की हर एक सदस्य को मिलेगी। अर्थात ये जो पहला वाला a है ना उस वाले ब्रैकेट के स्टार्टिंग में वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो a वुड बी मल्टीप्लाइड विथ a की पावर n माइनस वन। ठीक है, देन a वुड बी मल्टीप्लाइड विथ b की पावर n माइनस वन। अब जो b है वो मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस वन से, और जो b है वो मल्टीप्लाई होगा b की पावर n माइनस वन से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप या एक जो कहते हैं ना ऐसा स्टेप जो कि जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं उसकी बारी आ गई है। ये देखना भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का बेस a है और हमने नियम ये पढ़ा एक्सपोनेंशियल पावर्स में कि यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे मैं a की पावर n लिख दूंगा कुल मिला के। ठीक है, प्लस अभी इसको मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि भैया क्या है इतनी सारी चीजें करने को कि हर एक को अगर अपन सोचते जाएंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। इधर पे b की पावर a और ये हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी b की पावर n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होने का मतलब है 1 प्लस n माइनस वन। तो क्लियरली 1 प्लस माइनस वन कैंसिल, केवल n बचा तो हमने भी वही लिखा कि पावर n। अब ये जो a पावर n है ये इस तरफ आएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 बार a की पावर n है, उसमें से 1 बार a की पावर n माइनस, यहाँ पे 2 बार b की पावर n है, उसमें से 1 बार b की पावर n माइनस। और इधर पे क्या कर रहे हैं हम, इधर पे हम थोड़ा सा अभी इसको ऐसे ही चलने देते हैं, पर आगे जाके कभी ना कभी तो कुछ करेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए फिलहाल तो ऐसे ही लिखे रहने दो, एक बार में एक ही चीज करो। ठीक है, अब यहां समझना माइनस ये 2a पावर n है, मतलब a की पावर n 2 बार है ना, 2 है तो एक बार माइनस हो जाएगी तो बचेगा कितने बार, तो भैया बचेगा केवल a की बार, तो एक a की पावर n, फिर साथ में बचेगा प्लस b की पावर n। ठीक है, और इस तरफ अब अपने पास बच रहा है कि भैया ए बी की पावर n माइनस वन, जिसमें b की पावर पे है n माइनस वन, प्लस बी ए एन माइनस वन। अब इसमें देखो सबसे बड़ा संकट क्या है, सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं उधर वाले ब्रैकेट से कुछ कॉमन ले लूं, हो सकता है मेरा काम हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि भाई जब तक मैं कॉमन नहीं लूंगा तब तक तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मतलब आंसर निकालने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे देखना चाहूं, ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जैसे दिखने वालों को एक तरफ कर दिया, मतलब कैसे, जैसे a की पावर n माइनस a पावर n माइनस वन इंटू बी। या अगर मैं आपको और अच्छे से लिख के दिखाऊं तो देखो क्या कर रहा हूं मैं इस स्टेप में, पहले तो मैं यहाँ पे एक अपन बॉर्डर खींच देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टेप्स में। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप हम क्या ले रहे हैं, मैंने लिखा यहाँ पे a पावर n जो पहले से था माइनस a की पावर n माइनस वन इंटू बी। कौन सा वाला शिफ्ट किया मैंने, ये वाला a की पावर n माइनस वन इंटू बी, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस इधर उधर करना अलाउड है। 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, तो कैसे भी आंसर तो 8 ही आ रहा है। और लगे हाथ उस तरफ भी क्या हो जाएगा, तो a ये जो है ना अपना b पावर n ये आ जाएगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे a b की पावर n माइनस वन माइनस ऑफ b पावर n। ज्यादा कुछ ऑप्शन अपने पास है नहीं तो अपन को यही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों में से a पावर n माइनस वन में ले रहा हूं कॉमन, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, a पावर n है, मैंने n माइनस वन मतलब एक कम पावर ली है कॉमन,
तो इसके पास तो n था, आपने लिया n-1 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, एक a बच जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे a माइनस बी। ये समझ में आया? सर नहीं सर, देखो ऐसे देखो, मान लो ये है 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 6, ठीक है ना, यही तो हुआ n और n-1। अब जब मैं 2 पावर 6 कॉमन ले लूंगा तो 2 पावर 7 में से एक 2 बच जाएगा, क्योंकि 7 में से आपने 6 ले लिए। ठीक वैसे यहां पे n-1 ले लिया, n रह गया, एक रह गया, तो इसलिए आपने a माइनस बी लिखा। यहां पे आपने लेना है, क्या कॉमन लेना है आपने, यहां पे आपने लेना है b पावर n-1 कॉमन, ठीक है। तो b की पावर n-1 कॉमन लिया आपने, तो भी अंदर बचेगा a माइनस बी, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के पास मल्टीप्लीकेशन में a माइनस बी है, तो वो ब्रैकेट के अंदर का पूरा पूरा मामला कैंसल। तो आपके पास अब कुल मिला के क्या बच गया देखने लायक, इधर बच गया a की पावर n-1, इधर बच गया b की पावर n-1, ठीक है। मैं दोनों को ले आ रहा हूं डिवीजन में, तो a की पावर n-1 इस तरफ साक्षात, b की पावर n-1 इस तरफ प्रेजेंट, ठीक है, नीचे, और यहां पे आ जाएगा भैया, क्योंकि आप डिवीजन में लाए हो तो आंसर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना भैया, है कि नहीं। तो अब यहां पे देखो a अपॉन बी होल की पावर n-1, क्या इसमें कोई दिक्कत? आपने क्या लिया, आपने यहां पे कॉमन ले लिया बेसिकली, है ना। अब देखो समझो, आप यहां पे a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1, ये हमारे पास बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 1, ठीक है कि नहीं है ना। अब आप ये समझो कि इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे अपन, तो सर अपन को तो n-1 पता करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे अपने मस्तिष्क के जो अपना ना कहते उसको मसल्स या जो वेन्स है उनका इस्तेमाल। कैसे? वो ऐसे भैया कि आपको वो नियम याद करना है कि आपको ये जिसमें अपन ने एक्सपोनेंशियल पावर्स में ये सीखा है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर बराबर होगी। तो क्या यहाँ पे दोनों का बेस सेम है? एक्चुअली नहीं है। तो आप यहाँ पे अब क्या प्रयास करोगे कि दोनों का बेस सेम हो जाए। और वो कैसे होगा? वो कुछ ऐसे होगा भैया कि इधर तो a बाय बी की पावर n-1 रहेगा, ठीक है। उस तरफ मैं एक नियम लगाऊंगा जो कहता है कि यदि किसी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया इस वाले नियम से, जिससे मुझे यह जानकारी मिली भैया कि क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, यानी n-1 जो हमने निकाला है वो होगा 0 के बराबर। तो देयरफॉर हमारा जो n है वो हो जाएगा 1 के बराबर। इज दिस क्लियर? इजी हो गया यहाँ पे? जी सर। आप कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया ऐसा कौन सा एक्सपोनेंशियल पावर्स का रूल है जिसके तहत आंसर 1 आता है? तो वो होता है कि जब आपकी पावर 0 हो जाए तो n-1 वुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। पूरा समझ में आ गया? जितना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था, जितना ये am का क्वेश्चन था, उतना ही ये एक्सपोनेंशियल पावर्स के इस्तेमाल का भी क्वेश्चन था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया सवाल हमेशा उसी लिमिट तक नहीं रहेंगे जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए तो आपके सवाल में 2-3 चैप्टर या 2-3 कॉन्सेप्ट का आना तो पक्का ही मान लो। ठीक है, चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं, अपन शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का पहला सवाल। इजी क्वेश्चन है, इसका हमने डायरेक्ट अप्रोच पढ़ के रखा। ये कह रहे हैं भैया कि यदि किसी एपी की 4th टर्म है 4, तो बताइए उसके 7 टर्म्स का सम क्या होगा। तो आपको S7 निकालना है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है? आपने एक ये नियम पढ़ा है कि भैया सम इज इक्वल्स टू n इंटू मिडिल टर्म, है ना। n मतलब सॉरी n/2, जितने आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका मिडिल टर्म। लेकिन वो कब? जब आपका ऑड हो, ऑड और इवन के हिसाब से होता है ना। तो जैसे यहां पे आप देखोगे 7 टर्म्स हैं, तो बेसिकली आप क्या करोगे, 7 + 1 इज 8 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे आप कहोगे 4 इंटू मिडिल टर्म, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो 1 मिनट में आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, नियम आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें लिखा भी हुआ, मतलब आपकी जानकारी के लिए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू मिडिल टर्म। कहाँ गए भैया नियम? आ जाओ चाचा, 1 मिनट रुको, कहाँ गए अपन? ये देखो, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है अपन ने कि भैया इफ द सम ऑफ n टर्म्स बोलना है तो n इंटू मिडिल टर्म होगा, जहां पे n इज ऑड, ठीक है ना। तो इस नियम के तहत
कि अगर आपको n टर्म्स का बोला तो जो भी मिडिल टर्म है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में अपना जो सवाल है वहां पे क्या 7 टर्म्स है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिडिल टर्म को। तो S7 जो है आपका वो हो जाएगा 7 इंटू कितना भैया 4 है, तो 7 4 जा 28। अब आपको मिडिल टर्म कैसे पता, तो सर 7 टर्म्स थे एपी में, मिडिल टर्म कौन सा होगा, 4th टर्म होगा, वही दिया है कि भैया 4 टर्म है आपका 4, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आया 28। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वो जो 4 मैंने लिखा था वो इसी उसमें लिखा था कि भैया 4th टर्म होगा ना, तो 4th टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे मिडिल टर्म विच इज योर जो 4th टर्म 4 ही है अपनी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एक केस बन गया, मान लो कि 4th टर्म 4 ही आ रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 28। इसी के साथ देखो अपना चुटकियों में पहला सवाल समाप्त। लेट्स मूव टू, चलो सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है अपन से, बोल रहा है भैया कि आपको 6 नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने नंबर इंसर्ट करने हैं भैया, 6 नंबर्स, किसके बीच में, 3 एंड 24, 3 और 24 के बीच में, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ऐसा ही एक सवाल अपने थोड़ी देर पहले भी किया था, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब देखो क्या करोगे आप, सबसे पहली बात तो ये आ गया अपना 3, ठीक है ना, फिर आएगा आपका A1 मतलब इसके बाद की पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म और ये 6th टर्म जो हमें इंसर्ट करनी है, और फिर आ जाएगा 24, राइट। ऐसे ही चलेगा मामला, देख लो 3 और ये 24 के बीच में कितने नंबर चाहिए आपको, 6 चाहिए, तो आपने 6 नंबर्स बैठा दिए। अब यहां समझो ये जो 24 है ये है लास्ट टर्म आपकी, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं AN। और एक और चीज जो आपको देखनी है कि ये जो सीक्वेंस है ये एक AP बनेगा, तो हम अभी से मान के चल रहे हैं कि ये जो नंबर्स आएंगे उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस एक AP बन जाएगा, अर्थात यहां पे आप AP के सारे लॉजिक लगा सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा AN का फॉर्मूला यूजिंग AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। बिल्कुल सर, AN की जगह मैंने लिखा कितना सर, AN की जगह मैंने लिखा 24, बिल्कुल ठीक है सर, इज इक्वल टू A की जगह आ गया 3 प्लस यहां पे आया n-1 और यहां पे D अभी हमें पता नहीं है। चलिए 24 में से आपने 3 माइनस किया, ठीक है, और यहां पे आया n-1 इंटू डी। अच्छा अब ये बात देखना, n की वैल्यू क्या रखोगे सर, n मतलब यहां पे होता है कौन सी टर्म है, पोजीशन, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये कौन सी टर्म है, ये हमारी जो रिजल्टेंट एपी है जो कि इन 6 नंबर्स को फिट करने के बाद हमें मिलेगी, उसका 8th टर्म है, ठीक है। दिस 24 is the 8th term of the resultant AP that we would get after putting these 6 numbers. Clear? मतलब my English is not very good पर you are clear? Okay, very good. ठीक है, तो हमने क्या कहा, n की वैल्यू आएगी 8, तो यहां आपने किया 24 माइनस 3 इज 21, यहां पे आपने लिखा 8 माइनस 1, इतने लिख दो d, यहां पे आपने लिखा है d, 21 डिवाइड बाय 7, अब ये 7 कहां से आया, दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, 8 माइनस 1 इज 7 और ये d, अब तो ठीक है ना बाबा, 21 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू d लिख सकते हैं ना, वहां पे 7 मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन, 21 डिवाइड बाय 7 वुड बी इक्वल टू 3, ठीक है, सो d की वैल्यू इज 3, इज दिस क्लियर? सो व्हेन d की वैल्यू इज 3, दैट इज common difference is 3, can we get all the terms? yes. how? भैया फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में कैसे जाते किसी एपी में, सर फर्स्ट टर्म में जब आप d को ऐड करोगे तब आपको सेकंड टर्म मिलेगी, तो यहां पे अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा भैया, 3 के बाद प्लस 3 करोगे तो 6, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 15 के बाद आ जाएगा 18 के बाद आ जाएगा 21 और लास्ट वाला नंबर जो कि हमें पहले से गिवन था दैट इज 24। एक बार आप काउंट कर लीजिए, तो आपको बोला था 6 फिट करने, तो 1 2
3 4 5 6 मैंने फिट कर दिए और जो रिजल्ट है वो एपी मेरा मिल गया मुझे। ठीक है, क्लियर है? कैसे मैंने डी निकाला, कैसे मैंने एन निकाला, सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए स्क्रीन को यहां पे साफ करते हैं। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 10 AM इंसर्ट करने हैं -5 से 17 के बीच में। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे भैया हम? देखो जैसे आपने पिछला सवाल किया था वैसे ये सवाल होगा, कुछ अलग करने की इसमें कोई खास गुंजाइश है नहीं। ओनली थिंग जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि लैंग्वेज कैसे दोनों सवालों की अलग अलग है, पर बात वो एक ही कहना चाह रहे हैं। तो आपको भी एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि हूबहू ऐसे ही लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएगा, लैंग्वेज को ट्विस्ट करके सेम चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं है ना, अब आप बड़े हो गए हैं, तो आपके लिए कठिनाई ऐसे ही बढ़ाई जाती है किसी भी पेपर की। थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, पर आप इतने समझदार हैं कि उसको देख के परख के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखिए ये कह रहे हैं कि आपको -5 से लेकर 17 के बीच में कितने नंबर्स इंसर्ट करने? 10। और क्या होगा उन 10 नंबर्स को इंसर्ट करने से? कोई भी रैंडम 10 नंबर्स इंसर्ट नहीं कर सकते आप, आपको 10 AM इंसर्ट करने, अर्थात उन 10 नंबर्स को इंसर्ट करने के बाद, इनके बीच में जब आप इंसर्ट करोगे उसके बाद जो आपका रिजल्टेंट होगा सीक्वेंस वो एक एपी होगा। ठीक है, अब यहां देखना पहला नंबर ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद 10 नंबर्स अपन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक फिर एक 10 तो हो गए 11, तो ये हो जाएगा आपका 12th नंबर। ठीक है, और क्योंकि एक एपी है ये, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि 10 नंबर ऐसे इंसर्ट करने कि रिजल्टेंट सीक्वेंस एक एपी बन जाए, तो हम यहाँ पे एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करके अब हम इसका जवाब बताएंगे। ठीक है, यहां पे हमने लिखा वी गेट, क्या मिलेगा भैया हमें इस पूरे मेहनत से? तो देखो सबसे पहले तो हम यहां बोलेंगे कि हम यहां पे an की जगह लिखेंगे 17। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टर्म है, पहली टर्म है -5 तो मैंने वो लिखा, प्लस कुल मिला के 12 संख्याएं हैं तो 12 - 1, और यहां पे आ गया d। Why 12? 1 at the beginning, then 10 we have to insert 1 at the end, तो 10 + 1 11 + 1 12, तो वो 12th नंबर है। क्लियर है ये बात? जी सर। -5 जब साइड चेंज करेगा, when -5 doing साइड चेंजिंग, it would become +5, वो बन जाएगा +5। ठीक है, 12 - 1 is 11 into d we have to do। ओके, 7 5 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 22, 22 इज इक्वल्स टू 11d। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 22 डिवाइड बाय 11 वी गेट d का वैल्यू विच इज 2। ठीक है, सो योर d इज कमिंग आउट टू बी 2। इज दिस क्लियर? जी सर। तो व्हाट इज योर सीक्वेंस नाउ? तो नाउ योर सीक्वेंस और रिजल्टेंट AP वुड बी -5 फॉर द इनिशियल वन, फर्स्ट वैल्यू, देन गैप ऑफ +2 एवरी टाइम। ओके, सो -5 + 2 हो जाएगा -3, देन -1, then +1, or rather you write only 1, then you write 3, then you write 5, then you write 7, then 9, then 11, then 13, 15, and last number would be what? सर 17, बिकॉज हमारी सीरीज कहाँ खत्म हो रही है, हमारा एपी कहाँ खत्म हो रहा है? 17 पे। चलिए अब यहां पे आप क्या करेंगे, एक बार खुद से चेक कर लीजिए क्या एक्चुअल में 10 मिले हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए बड़ी ही आसानी से। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके सेकेंड पार्ट पे जाएंगे जहां पे वो बोल रहा है कि प्रूव दैट सम इज 10 टाइम्स द AM बिटवीन -5 and 17। तो आपको दो काम करने, पहले ये जो 10 नंबर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, इंसर्ट किए हैं, इनका सम करना है। इनका सम करने के दो तरीके, या तो आप SN का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े वैल्यूज नहीं है, आप खुद से कैलकुलेट करके मैनुअली भी लिख सकते हो, तो वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप इन सबको ऐड करोगे तो -1 + 1 गया, -3 + 3 गया, 15 + 5 हो जाएगा 20,
11 प्लस 9 हो जाएगा 20 एंड 13 प्लस 7 हो जाएगा 20। तो 3 बार 20 यानी 60, राइट। तो क्योंकि अपन बड़े बच्चे हो गए तो इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं कि भैया यहां पे आपका सम आएगा, तो सम ऑफ 10 AMs इंसर्टेड, 10 AMs इंसर्टेड, जो 10 AM आपने इंसर्ट किए उसका सम कितना है, उसका सम आ रहा है 60, ठीक है। अब कह रहा है -5 और 17 का AM निकालो। अब वो कैसे निकलेगा सर, हमने अभी तो यहाँ पे 10 AM निकाले, अब ये वाला AM अलग कैसे, देखो यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन वो बोल रहा है वो फॉर्मूले के तहत बोल रहा है, तो AM वुड बी कितना, तो आपका फॉर्मूला होता है -5 + 17/2, ठीक है। विच मीन्स आपको जो भी यहाँ पे नंबर्स मिले हैं उनका एडिशन डिवाइड बाय 2, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आएगा उसका सम, यहां पे आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब देखो आपका AM क्या आया, 6 आया। अब ये कह रहा है सम इज 10 टाइम्स द AM, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बहुत ही बेसिक से गणित के नियम कि सम इज इक्वल टू 60, राइट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर रहा हूं कि 60 इज नथिंग बट 10 × 6, ठीक है। और ये जो 10 है ये एज इट इज, जो 6 है वो तो हमें ऊपर मिला था एज इन द फॉर्म ऑफ AM, तो मैंने वहां पे उसकी जगह पे लिख दिया कि सम इज 10 AM, मतलब सुबह के 10 बजे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं सम इज 10 टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन, जो मुझे प्रूव करना था। इसके बाद आप चाहो तो मुर्गियां सिद्ध हो गई हैं अर्थात हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, वरना यहां पे भी खत्म करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये वाले 10 AMs और इनमें इसमें क्या फर्क था वो भी आपको क्लियर हो गया, कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो भी आपको एक बार मैंने बता दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए अब, कि यदि A है AM बिटवीन A एंड B, तो आपको ये दोनों प्रूव करने हैं। पहले वाले पार्ट पे जरा ध्यान दो, पहले तो एक काम करते हैं अपन A का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो A यानी अर्थमेटिक मीन होता है दोनों के सम का हाफ यानी डिवाइड बाय 2। अब ये कह रहा है A माइनस A का होल स्क्वायर, कैपिटल A यानी अर्थमेटिक मीन माइनस फर्स्ट टर्म A का स्क्वायर प्लस अर्थमेटिक मीन माइनस B का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम LHS के साथ खेलेंगे, फिर हम RHS पे आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है A मतलब अर्थमेटिक मीन माइनस A, तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है ही, तो A + B/2 माइनस A का होल स्क्वायर, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, प्लस इधर पे भी आएगा A + B/2, ठीक है, माइनस B का होल स्क्वायर, ये आपका LHS है, ठीक है। अब ये देखना A + B माइनस यहां पे आप करोगे 2A/2, ये मैंने क्या किया, ये सर आपने LCM लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होना ही है, प्लस यहां पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A + B माइनस 2B/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां देखो A + B तो ऊपर आ जाएगा भैया, B - A/2 का होल स्क्वायर। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पहले बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन जो चल रहा था उसी को पहले हम खत्म करेंगे। इधर पे आप माइनस करोगे तो प्लस आपको मिलेगा, यहां पे आप करोगे तो A - B/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैसे हुआ सर, B - B, तो B - 2B है तो एक B बचेगा, तो आपने यहां पे A - B लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये देखो दो काम कर रहा हूं मैं, एक तो ऊपर जो यहां पे पहला वाला टर्म है ना, इसमें से एक -1 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। होगा क्या, जो B पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो A नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। सर ये कैसे किया आपने, देखो मैं समझा रहा हूं ये मैंने कैसे किया, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, ठीक है। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, बेसिकली सिंपल भाषा में कहा जाए तो A नेगेटिव था, आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो नेगेटिव आपने निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव हो गया। अब B का क्या कसूर था, वो क्यों नेगेटिव हो गया,
क्योंकि सर बी था पॉजिटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव में दो नेगेटिव होते हैं, तो जब आप एक नेगेटिव बाहर खींच रहे हैं तो वो जो बी के अंदर जो एक पॉजिटिव के अंदर दो नेगेटिव थे उसमें से एक आपने बाहर खींच लिया, क्योंकि आपको भी याद है भैया नियम है कि माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाते हैं। तो जब मैंने माइनस साइन कॉमन खींचा तो इन दोनों में से एक माइनस साइन बाहर आ गया, दूसरा वाला अंदर ही रह गया, इसलिए बी बन गया नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है जी सर। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, इधर पे मैं एज इट इज ही छोड़ रहा हूं a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपके पास यहां बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4। ये 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया लगे हाथ, तो दो चीजें हुई, पहला नेगेटिव का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर कितनी बार भी करोगे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, वैसे नीचे 2 का स्क्वायर 4 है ना, और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, इधर पे भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4। अब ये समझना दोनों का बेस सेम है और इनफैक्ट न्यूमरेटर भी सेम है, तो जब सेम ही चीज आ रही है तो आप इसको लिख दोगे 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब कोई भी चीज सेम चीज दो बार आती है तो आप 2 इंटू लिखते हो ना, होल डिवाइड बाय, क्योंकि अब दोनों के पास 4 4 था, सेम डिनोमिनेटर था, तो मैंने 4 लिख दिया। 2 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मुझे यही प्रूव करना था? हाँ जी सर। वॉज आई एबल टू प्रूव इट? यस सर, हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने एक्चुअली कहीं भी स्क्वायर ओपन करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि बिना उसके ही मेरा काम हो रहा है, तो मैं जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर क्यों पकड़ूं, है कि नहीं? लगेगा ही भाई अपन को, है ना। चलो बस जरा ब्रैकेट ओपन करके इसको और कॉम्प्लेक्स बना दे, जब तक जरूरत नहीं है तब तक ओपन ना करे चाहिए। तो एक बार स्क्रीन क्लियर कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट स्टेप, एक ये माइनस साइन कॉमन लेने वाला, फिर दूसरा उनको कंबाइन करने वाला, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, 4 इंटू ए माइनस ए, और यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए पहले अपन एलएचएस के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है 4 इंटू स्मॉल ए माइनस अर्थमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है ए प्लस बी अपॉन 2। थोड़ा सा ब्रैकेट लिखने का तरीका चेंज कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कौन सा ब्रैकेट किसके लिए है, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, इस ए की जगह इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक और आएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी। अब देखो हमने गणित में क्या सीखा है कि भैया बिना सबको शामिल किए केस आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब आप सबको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगे एलसीएम, ये 4 एज इट इज, ठीक है। इधर आपने एलसीएम लिया तो आपको मिला 2a माइनस ए माइनस बी होल डिवाइड बाय 2, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। इधर पे आया, इसके अंदर भी आप एलसीएम लोगे तो a प्लस बी माइनस 2b होल डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी आया। अब देखो ये a 2a में से a माइनस हो जाएगा बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, हाँ जी सर। तो आपके पास बचेगा केवल a माइनस b इस ब्रैकेट में, ठीक है। आगे 4 है ही, इधर पे भी प्लस b में से 2ab माइनस होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, और क्योंकि 2b बड़ी वैल्यू है तो उसी का साइन सस्टेन करेगा, होल डिवाइड बाय इसका 2 मल्टीप्लाइड विथ इसका 2, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही छोटा सा पार्ट बाकी है, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस ने तो खत्म भी कर दिया होगा। 4 इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 2 2 सा 4, ये दोनों 4 कैंसल, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक किसी एक्सप्रेशन का स्वयं से मल्टीप्लीकेशन अर्थात उसकी स्क्वायरिंग, तो आपने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्रीन क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। क्वेश्चन 4 देखो, देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 17, ठीक है। 3 और 17 के बीच में अर्थमेटिक मीन है, कितने हमें नहीं पता, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन है वो है 1:3 के रेशियो में। तो देखो ये आपका पहला वाला हो गया a1, इधर जनाब होगा an, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे अर्थमेटिक मीन आपने फिट किए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि a1
1:an का जो आंसर है, जो रेशियो है वो है 1:3। किसका? पहले फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का। ठीक है, अब यहां थोड़ी चीज समझना, ये जो A1 है या जो ये हमने एक्सप्रेशन या हम यूं कह सकते हैं वैल्यूज इंसर्ट की हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? सर इसका रिजल्ट ये होगा कि ये सारे नंबर्स जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो एक सीक्वेंस बनाएंगे 3 और 17 को शामिल करके, और हमारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वो एक एपी होगा। तो इस एपी का जो पहला टर्म है, ठीक है, वो है 3। जो दूसरा टर्म है A1, जिसको हमने कहा A1 है पर है वो दूसरा टर्म, वो कैसे आएगा? सर वो आएगा पहले टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर से समझना एक बार, लिखा A1 है पर ये है AP की सेकेंड टर्म, और वो कैसे आती है? पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। ऐसे ही जब आप A2 की बात करोगे तो A2 कैसे आएगा? तो D एक नहीं 2 बार ऐड होगा, एंड सो ऑन। जब ऐसे ही कोई AN की बात करेगा तो उसमें एक D कितनी बार ऐड होगा? ND। अब उसके बाद AN के बाद कौन है? 17 है, तो इसके जस्ट बाद वाला है भैया, तो वो हो जाएगा AN+1। ठीक है, अब उसके केस में क्या होगा? सर उसके केस में होगा A प्लस, यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर N+1 इंटू D। दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक फॉर्मूला। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई टेक्स्ट बुक फॉर्मूला नहीं है कि आपको ऐसे ही याद होगा, ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। जैसे मैंने आप पे पूरा प्रयास किया कि स्टेप बाय स्टेप हम इसे एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, पहली टर्म 3 A1 3 प्लस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तभी नेक्स्ट टर्म आएगा, वरना तो असंभव है। सेकेंड टर्म 3 प्लस 2D, nth टर्म A प्लस ND। ऐसे ही देखो nth के बाद वाली मतलब n+1th टर्म होगी ना भाई, है कि नहीं? उसके जस्ट बाद वाली है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूं जो मैंने यह फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें, तो मुझे क्या मिलेगा? सर इसकी जगह पे आएगा 17, इधर पे आ जाएगा A की जगह पे 3 प्लस यहाँ पे आया n+1 और D एज इट इज। ये क्लियर है? जी सर। चलिए 17 में से 3 गया तो आपके पास बचेगा कितना? सर 17 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14। अच्छा, ये 14 कैलकुलेट कैसे किया आपने? तो सर ये जो 14 है ये 17 माइनस 3 करने पे आया, और ये किसके बराबर है? तो भैया 17 माइनस 3 इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं लिख रहा हूं इसको, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो dn प्लस d, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू dn प्लस d। ये हमने यहां तक कर लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नया पड़ाव। ठीक है, अब नए पड़ाव में क्या होगा? तो अब यहाँ पे अच्छे से लिखोगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से मेरे भैया और दीदी और जो भी देख रहे हैं वो सभी हमारे दर्शक गण, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली टर्म यानी A1 और AN का जो रेशियो है वो है 1:3, और मुझे इन दोनों की वैल्यू थोड़ी बहुत तो मुझे पता है। जैसे A1 है 3 प्लस D, AN क्या है? AN है भैया 3 प्लस ND, है ना? और इसका रेशियो कितना बोला आपने? 1:3। तो एक काम करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और कोई ऑप्शन तो खास बचता नहीं अपने पास। तो 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इट इज वेरी सिंपल। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 3 3 जा 9 प्लस 3D, ये इधर आए और उधर आएगा 1 इंटू 3 प्लस ND। तो भैया 1 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक N और एक D, हमें दोनों ही नहीं पता। हम दोनों किससे पूछेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन है जहाँ पे N और D दोनों हैं, तो क्यों ना हम इसी से पूछ ले। तो ये भैया क्या बोलेंगे कि भैया देखो यहाँ से अगर आप मुझसे पूछोगे तो 14 माइनस D वुड बी इक्वल टू DN। क्या ये क्लियर हुआ? व्हाट हैपेंड? दिस प्लस D वेंट ऑन द अदर साइड बिकेम माइनस D। ओके, और हमें मिल गया DN। ठीक है, अब यहाँ समझना आप, जो ये ND है या DN है एक ही बात है, क्योंकि देखो 4 इंटू 3 करोगे तब भी कितना मिलेगा? सर 4 इंटू 3 करने पे भी 12 मिलेगा, 3 इंटू 4 करने पे भी 12 मिलेगा। तो पोजीशन का उतना खास फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट है वो मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 9 माइनस 3, ये माइनस 3 कहां से आया? प्लस 3 साइड चेंज करेगा तो माइनस 3 प्लस 3D एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 3 तो इस तरफ आ गया, तो उस तरफ क्या बचा? सर उस तरफ बचा ND विच इज ऑल्सो इक्वल टू 14 माइनस D। तो हमने किया यहाँ पे सब्सटीट्यूट DN की एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3D राइट
माइनस डी यहाँ जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा इज इक्वल टू 14। तो 3 प्लस 3d प्लस डी हो जाएगा 4d और इधर हो जाएगा 14 माइनस 6। ठीक है, तो 4d आया 8 के बराबर। अब आप डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू मिलेगी आपको 2, क्योंकि 8 डिवाइड बाय 4 इज 2। अब क्योंकि d की वैल्यू 2 है तो उसको मैं यहां रख के बड़ी आसानी से अपने सवाल का जवाब बता सकता हूं, मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमने किसको नाम दिया है, इक्वेशन 1 हमने अभी अभी नाम दिया है इसको, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ d को रखा, सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें क्या मिलेगा भैया, तो सर हमें मिलेगा 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2n। d की जगह पे आ गया 2, 14 माइनस 2 इज 12, राइट, इक्वल्स टू 2n। ये 2 जाएगा डिवीजन में, तो 14 बाई 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n, तो 6 इज द वैल्यू ऑफ n। इज दिस क्लियर जी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, तो n की वैल्यू आई 6। गुड टू गो, हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे स्क्रीन को यहाँ पे बढ़िया से साफ सुंदर स्वच्छ क्लियर, सवाल अपना समाप्त होगा और मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए मैंने अपना पेन रख दिया, आपने भी अपना एक्सरसाइज खत्म कर लिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आज के सेशन का एंड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो वीडियोस और जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, शायद अभी देख ही रहे हैं, एवं हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इन विद्यार्थियों जैसे आपके भी बढ़िया अंक आ सकते हैं और आपकी फोटो आ सकती है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आपको सारे कोर्सेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब कुछ मिल जाता है, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स और ई बुक्स भी मिल जाते हैं, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप वेबसाइट और ऐप पे जाके डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आपको भैया नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की गारंटी, इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप सिर्फ पूरी शिद्दत और लगन से मेहनत कीजिए और अच्छे से स्कोर कीजिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा जीपी। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिल लगा के मेहनत करो और सक्सेस को अचीव करो। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।